बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ कल के आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही आज हमारे साथ खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी का स्वागत करते हैं शो में और पूरी रिसर्च टीम से जानेंगे उनकी दमदार रिसर्च और अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज। सबसे पहले बाजार का आज का कारोबार कैसा हुआ, जरा दिन भर के हाल का जायजा लें। उतार चढ़ाव के बीच हमने देखा आज बाजार हल्की गिरावट पर ही बंद हुए। निफ्टी 18,050 के नीचे सपाट रहा तो निफ्टी बैंक 70 अंक गिरकर 39,400 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में 112 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। आज एफएमसीजी, फाइनेंस और निजी बैंकों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया तो ऑटो शेयरों की खरीदारी ने निचले स्तरों पर सहारा भी दिया। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े आज सामने आए हैं समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आज 2,445 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,417 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज सुस्ती भरा माहौल क्यों रहा। भारतीय बाजारों के लिए आज मिला जुला सेशन था। संकेत भी दोनों तरह के थे, ज्यादातर पॉजिटिव। ग्लोबल मार्केट से अच्छी मजबूती के संकेत आते दिखे। नैस्डैक लगातार 11वें दिन बढ़ा। डाउ में फिर से एक रिकॉर्ड ऊंचाई दिखी। वहाँ के मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भरपूर तेजी में, इससे थोड़ा जोश आना तय था। लेकिन फिर भी ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो आती दिखी, उसकी वजह यह थी कि कैश मार्केट में अब भी एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव बरकरार है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे हैं, घरेलू फंड ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी शुरू की है। उसके बावजूद बाजार मजबूत खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आए। 18,100 के आसपास खुलने के बाद एक बार जो फिसले 18,000 के आसपास आए, थोड़ा सा नीचे गए भी कुछ मिनटों के लिए, लेकिन 18,100 की रेंज में बाजार ने पूरा दिन बिताया और हल्के नुकसान के साथ 18,050 के आसपास बंद हुए। बैंक निफ्टी में भी यही हाल था। 39,500 के ऊपर टिकने में मुश्किल आती हुई दिखी है और 39,200 के नीचे भी नहीं गए, तो रेंज बड़ी टाइट थी, छोटी सी रेंज में, और फाइनली बंद 39,400 के थोड़ा सा नीचे होते नजर आए। तो बेहद सीमित दायरे में कारोबार हुआ। लेकिन एक ही चीज़ है जो कल के मुकाबले में आज अलग है, वो ये कि ज़्यादातर वक्त लाल निशान में बाजार ने कारोबार किया। जैसे ही हरे निशान में आने की कोशिश करते थे, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखती है। नतीजों के लिहाज से कोई खास बड़ा दिन नहीं था। दिग्गजों में महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स ठीक थे, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के रिजल्ट्स तो आ ही रहे हैं। कल रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा दिन होगा, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि एक राहत भरी बात यह है कि डाउ फ्यूचर्स सुस्त है। ग्लोबल मार्केट्स में, यूरोप में थोड़ी सुस्ती का माहौल था, उसके बावजूद हम 18,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी पर 39,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। बैंक निफ्टी पर तो दिन भर हल्की कमजोरी के साथ कारोबार करने के बाद एक सुस्त, शांत, हल्की सी कमजोर क्लोजिंग आज बाजारों को मिली है। चलिए आज के बाजार का हाल जाना, कल के बाजार पर भी स्ट्रैटेजी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, आज के बाजार पर आपकी राय, आने वाले दिनों का जो बाजार पर नजरिया है आपका कैसा है, साथ ही कल के लिए इंट्राडे और हफ्ते भर का व्यू कहां पर रखेंगे? बिल्कुल स्वाति, कल तो हमने एक धुआंधार तेजी बाजारों में देखी और उसके बाद आज बाजारों में कंसोलिडेशन देखा गया। हालांकि बाजार फाइनली थोड़े नेगेटिव बंद हुए, बट स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी बाजार में बिल्कुल जारी है। और जिस तरह से कई सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है हमको बिल्कुल एक चूज करना होगा और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर्स में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। बाजार में यहाँ से तेजी और भी बनेगी और हमने वर्ल्ड मार्केट्स को पिछले फोर्टनाइट में अंडर परफॉर्म किया। मुझे लगता है हमको कैचअप करने की तैयारी करनी चाहिए। एफआईआईज के जरूर आंकड़े नेगेटिव आ रहे हैं, बट देर सवेर मुझे लगता है उनको भी खरीदारी करने आना पड़ेगा। तो I'm bullish on the markets and would recommend buying at lower levels at every correction. बाकी कल के लिए जो मेरी पिक है वो है मेटल स्टॉक सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज बाजार बंद होते होते खबरें आई कि स्टील मिनिस्ट्री ने सेल को उनके जो एक्सेस सरप्लस आयरन ओर है उसको मार्केट में बेचने के लिए परमिट कर दिया है। तो उनके पास करीबन 70 मिलियन टन के आयरन ओर की इन्वेंट्री है। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव था, जिसके कारण से हमने फ्रैग एंड में इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखा। और बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, इस तिमाही के नतीजे बेहद ही दमदार थे। तो मुझे लगता है ये स्टॉक कल अच्छा करना चाहिए। तो मेरा इसमें कल का टारगेट है 130 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 120 रुपए का। और जो मेरी पोजिशनल पिक रहेगी वो रहेगी एक फार्मा स्टॉक, इप्का लैबोरेटरीज।
आज ये स्टॉक खराब बाजार में भी अच्छा कर रहा था, बट पिछले 2-3 दिनों की गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी आज देखी गई। बट मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से पोजिशनली अच्छा करना चाहिए। इसके भी नतीजे शायद वीकेंड को आने हैं 13 तारीख को, और नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट की बोर्ड ने एक्सचेंजेस को जनाया है। तो मुझे लगता है एक बड़ा ट्रिगर होगा, और बाकी हम बुलिश ऑन द स्टॉक, फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल पे खरीदना चाहिए। 2300 का मेरा पोजिशनली टारगेट है और 2130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जी, तो विकास सेठी की राय, इंट्राडे की खरीदारी सेल में करने की सलाह और पोजिशनल व्यू इप्का लैब में रखने का वो सलाह दे रहे हैं। विकास जी से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन कुछ आज की बड़ी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। शुक्रवार को एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की घोषणा होने वाली है। किन शेयरों को जगह मिलेगी, समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण से। बताइए। देखिए, एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के चलते भारतीय बाजारों में एक मोटा पैसा आने वाला है। ये रीबैलेंसिंग जो है, इसका ऐलान फ्राइडे की क्लोजिंग पे होगा। हालांकि ये लागू होगी दिसंबर में, लेकिन इसके चलते भारतीय बाजारों में करीब 1 से 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो आ सकते हैं। करीब 7 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको एमएससीआई के स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। कौन से है वो स्टॉक्स? तो उसमें सबसे पहले टाटा पावर है, इसके अलावा एसआरएफ है, एम्फोसिस है, और काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जिनको शामिल किया जा सकता है। और इन स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होने के चलते इन कंपनीज में अच्छा खासा इन्फ्लोज भी आ सकता है। टाटा पावर में देखिए 24 करोड़ डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। एसआरएफ में करीब 23 करोड़ डॉलर के आसपास के, एम्फोसिस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, माइंडट्री में करीब 20 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो आ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आईआरसीटीसी ये भी एक इंटरेस्टिंग नाम है जिसको माना जा रहा है कि एमएससीआई के स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है, और करीब 17 करोड़ डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। और हाल ही में लिस्टेड कंपनी जोमेटो को भी शामिल किया जा सकता है, और अगर ये शामिल होता है तो करीब 15 से 16 करोड़ डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज जो है इस कंपनी में भी आ सकते हैं। 2 स्टॉक्स बाहर भी हो सकते हैं, उसमें इप्का लैब्स और आरईसी का नाम सामने आ रहा है। और अगर ये बाहर होते हैं तो इन कंपनीज में से करीब 10 से 11 करोड़ डॉलर के आसपास के आउटफ्लोज जो है वो हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ एमएससीआई नहीं, बल्कि आपको सेंसेक्स 30 पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि दिसंबर के मिड तक सेंसेक्स 30 में भी रीबैलेंसिंग होगी, और इसमें विप्रो जो है वो अब सेंसेक्स 30 में शामिल हो सकता है, और बजाज ऑटो जो है वो सेंसेक्स 30 से बाहर जा सकता है। तो केवल एमएससीआई नहीं, बल्कि सेंसेक्स में जो रीबैलेंसिंग होगी उसके चलते भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आपको इनफ्लोज या आउटफ्लोज देखने मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, एमएससीआई के रीबैलेंसिंग के चलते एक बड़ा पैसा जो है वो भारतीय बाजारों में आ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए बड़े प्लान की तैयारी में है सरकार। अब ये प्लान ऑफ एक्शन क्या है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए, मानसी से समझते हैं। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, देखिए इन दिनों लॉजिस्टिक्स सेक्टर काफ़ी फोकस में है, काफ़ी एक्शन दिख रहा है, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को लेकर सरकार के बड़े प्लान हैं। आपको बता दें, लॉजिस्टिक्स खर्च घटाने पर सरकार का फोकस है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए बड़े प्लान सरकार बनाती हुई दिख रही है। अगले 5 सालों में लॉजिस्टिक्स खर्च यानी कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है 5% तक घटाने का लक्ष्य बनाकर सरकार चल रही है। पीयूष गोयल जी ने ये बयान दिया है। आपको बता दें, लॉजिस्टिक्स खर्च जो फिलहाल 14% है उसे घटाकर 9% करने की सरकार की योजना है। सीधे तौर पर लॉजिस्टिक्स खर्च कम होने से काफी हद तक देश के विकास में फायदा मिलता हुआ दिखेगा, जो कि पिछले दिनों मिलता हुआ दिखा भी है, और इसी के चलते ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य और आगे सरकार बढ़ा रही है। पीएम गति शक्ति के चलते सेक्टर में कई बदलाव होते हुए दिखेंगे। लॉजिस्टिक्स प्लान को लेकर भी बड़ी सारी चीजें आती हुई इन दिनों हम देख ही रहे हैं, और आगे भी कई कुछ चीजें आती हुई दिखेगी। एक पैरामीटर है जो कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितनी कम हुई है तमाम राज्यों में, वो बताता है। पैरामीटर का नाम है लीड्स, यानी कि लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। इस पैरामीटर के ताज़ा आंकड़े आए हैं, उसमें पता चला है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो राज्यों के कम हुए हैं उस सूची में सबसे आगे गुजरात है। गुजरात के बाद हरियाणा, पंजाब, इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। टॉप परफॉर्मिंग यहाँ पर सबसे पहले गुजरात है, और सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन जो है गुजरात, हरियाणा और पंजाब की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। तो क्लियरली ये तमाम स्टेट्स हैं जो कि अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी कि चीज़ें ले जाना, ले आना, ये सारी चीज़ें जो कॉस्ट होती है उन्हें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे ये खर्च घटते हुए दिखेंगे? देखिए, राज्य सरकार राज्य स्तर पर लॉजिस्टिक्स
लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और फ्रेमवर्क के गठन की तैयारी करेगी, जिससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म तैयार करने पर भी फोकस है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम मैकेनिज्म हैं जिसका इस्तेमाल करके सरकार का पूरा प्रयास है कि तमाम राज्यों में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम किए जाएं, खर्चे कम किए जाएं, जिसके चलते लॉजिस्टिक्स के खर्चे कम किए जाएं, जिसके चलते सरकार का देश का विकास जो है उसमें एक तेजी आती हुई दिखे। अब आने वाले कुछ नतीजों पर कर लेते हैं चर्चा। सितंबर तिमाही में कैसे रहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे? देवांशी के पास है पूरी डिटेल्स। देवांशी, पीओबी के नतीजों से क्या अनुमान लगाया जा रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नतीजे हैं वो काफ़ी सुस्त रहने की आशंका लगाई जा रही है और उसकी दो बड़ी वजह है। सबसे पहले जो प्रोविजंस के आंकड़े हैं वो बढ़ के आते हुए दिखेंगे और इसी के चलते मुनाफे पर आपको सबसे बड़ा हिट आता हुआ दिखेगा। और दूसरी बड़ी वजह है लोन ग्रोथ इस बार एकदम फ्लैट रह सकती है। करीब 1% से लेकर 1.5% तक की जो ग्रोथ है वो लोन ग्रोथ में देखने मिलेगी और इसी के चलते जो ब्याज से आए हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बढ़त आती हुई नहीं दिखेगी। लोन जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो करीब 6 से 7% तक बढ़ती हुई दिखेगी। मुनाफा इस बार 15% से लेकर 17% तक कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन आप देखिए, अगर प्रोविजंस के आंकड़े कम होते हुए दिखते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, तो मुनाफे के आंकड़े में आपको जंप देखने मिल सकता है। प्रोविजंस अनुमान है कि 3000 करोड़ से बढ़कर 4050 करोड़ के लेवल्स के आसपास रह सकते हैं। स्लिपेजेस पिछले तिमाही में करीब 5000 करोड़ के थे, इस बार घटकर 2500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ रह सकते हैं और असेट क्वालिटी में बड़ा सुधार देखने की उम्मीद है। रिकवरीज अच्छी रहेगी, DHFL से रिकवरी आती हुई दिखी है। ग्रॉस NPAs जो है वो 8.9% से घटकर 8.6% रहेंगे और नेट NPAs में भी इस बार सुधार देखने मिलेगा। तो इन ऑल अगर आप देखें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन थोड़ी सी सुस्त रह सकती है, लेकिन अगर प्रोविजंस के आंकड़े थोड़े से कम आते हैं तो मुनाफे में आपको बड़ा जंप देखने मिल सकता है। विकास जी, BOB पर आपकी राय? देखिए स्वाति, स्टॉक तो बिल्कुल एक अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और स्टॉक में अच्छी तेजी भी हुई है अभी हाल ही में, बट यहाँ से भी मुझे लगता है इस स्टॉक में तेजी में ही रहना चाहिए। हालांकि नतीजे थोड़े कमजोर हो सकते हैं, बट मुझे लगता है चूंकि बाजार ने ऑलरेडी कमजोर नतीजे एक्सपेक्ट किए हुए हैं, तो ऐसे देखा भी जाता है कि जो नतीजे कमजोर एक्सपेक्ट करते हैं और उससे थोड़े भी अच्छे आते हैं तो स्टॉक में अच्छी तेजी होती है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है अगर कोई कारण से स्टॉक कल करेक्ट होता है तो खरीदारी करने का ही मौका होगा। PSU बैंक्स में एक बहुत अच्छी तेजी के दौर से गुजर रहे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा वुड बी ए प्रेफर्ड बेट आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और सितंबर तिमाही में इंडिया सीमेंट्स के नतीजों पर भी जानकारी लेते हैं। मानसी का एक बार फिर से रुक करते हैं। मानसी, जरा बताएं इंडिया सीमेंट के नतीजों का अनुमान क्या है? बिल्कुल, इंडिया सीमेंट के जो नतीजे हैं उसमें आय को अगर छोड़ दें, नतीजे कमजोर देखने के अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। खास तौर से सीमेंट कंपनियों में कॉस्ट प्रेशर काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं और साथ ही यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं लगातार बढ़ती हुई दिखी है, जिसका प्रेशर सीमेंट कंपनियां झेल रही हैं। बावजूद इसके कंपनियां परफॉर्म जरूर कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इंडिया सीमेंट की अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं, सालाना आधार पर वॉल्यूम्स में 4% की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं और तिमाही आधार पर 12% की बढ़ोतरी वॉल्यूम्स में देखने को मिल सकती है। तो वॉल्यूम्स के फ्रंट पर नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन साथ ही आप देखिए वॉल्यूम और मांग में बढ़ोतरी जो देखने को मिलेगी, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बिक्री पर भी पड़ता दिखेगा। करीब 15% की बढ़त बिक्री के लिहाज से हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि देखने को मिलेगी, लेकिन वॉल्यूम्स और बिक्री को अगर छोड़ देंगे, यहाँ पर नतीजों में सबसे ज्यादा गिरावट जो है मार्जिन के फ्रंट पर देखने को मिलेगी। 21.9% से अनुमान यह है कि करीब 13% तक मार्जिन जाते हुए दिख सकते हैं और मुनाफा जो है उसमें 42% की गिरावट का भी अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मार्जिन टूटते हुए दिखेंगे। वहीं रियलाइजेशंस में भी गिरावट की आशंका हम जताकर चल रहे हैं। कॉस्ट प्रेशर के चलते कामकाजी मुनाफे पर भी असर पड़ता हुआ दिख सकता है। करीब 30% की गिरावट का अनुमान हम EBITDA यानी कि कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी देख रहे हैं। मांग और बिक्री में बढ़त से नतीजों को काफी हद तक सहारा मिलेगा, लेकिन कॉस्ट प्रेशर जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया एक कंसर्न है सीमेंट कंपनियों के लिए। इसका सीधा इम्पैक्ट कामकाजी मुनाफे और मार्जिन पर पड़ता हुआ दिखेगा। विकास जी, इंडिया सीमेंट पर भी आपकी राय जानेंगे। देखिए स्वाति, वैसे तो सीमेंट सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ एंड इंडिया सीमेंट मेरी सबसे प्रेफर्ड बेट नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आता है और नतीजे भी कल कमजोर आने वाले हैं, तो जिन्होंने लिया हुआ वो तो होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। बाकी सीमेंट सेक्टर में मुझे मंगलम सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट, जो कि हाल ही में मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है मेरे जो सदाबहार सेठी साहब के
शॉर्ट टर्म पिक्स वाले सेगमेंट पे, वो दोनों स्टॉक्स अच्छे लगते हैं और वहां पे खरीदारी करने की सलाह। कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत बता रहे हैं अनिल जी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए संकेत अमेरिकी बाजारों से मिलेंगे और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 25-30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो कोई खास संकेत बड़ी तेज उछाल या गिरावट के तो है नहीं। अब देखते हैं लगातार तेजी होने के बाद थोड़े बहुत अमेरिकी बाजार रुकते हैं, संभलते हैं या फिर तेजी का रुझान बरकरार रख पाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हमारे बाजार लगातार 2 दिन से 18,000 के ऊपर निफ्टी पर बंद हो रहे हैं, तो ट्रेडिंग रेंज थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। और कल के लिए जो सपोर्ट बनेगा निफ्टी पर, वो अगर 18,000 को तोड़ा तो अगर 17,925 18,000 ये लेवल होगा जो इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा। 17,925 18,000 ऊपर की तरफ 18,100 18,175 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। बैंक निफ्टी 39,125 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपर 39,675 से 39,750 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज। तो अभी तक तो संकेत ऐसे दिख रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा यहाँ वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं और तय करने के पहले कि क्या 18,250-300 को पार करके नया हाइस की तरफ बढ़ना है या फिर से 17,900 को तोड़कर नीचे की तरफ जाना है। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टाइम वाइज करेक्शन है, इन्हीं लेवल्स के आसपास वक्त बिताने के बाद फिर बाजार अगले डायरेक्शन की तलाश में बनेंगे। ऐसे में आपके लिए सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल के लिए भी ज़्यादा अहमियत वाला होगा। कल ढेर सारे नतीजे वायदा कारोबार की कंपनियों के लिए भी और कैश मार्केट की कंपनियों के लिए भी, और वहीं पर आपका फोकस होना चाहिए। आइए, वक्त हो गया है कल के ऑप्शन का। हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए खास स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? या गुड इवनिंग। सो आज मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि लोअर साइड पे जो 18,000 का एक बेस बना हुआ है, वहां से मार्केट ने बाउंस जरूर लिया और बैंक निफ्टी में भी 39,200 के आसपास जो एक पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन है, वहां से बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लेके बाउंस दिया। तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी बनी थी पिछले दिनों में, हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी। यहाँ से निफ्टी में हायर साइड पे 18,150 18,200 तक का अपने यहाँ से आते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे बुलिश बेट लेंगे मार्केट में। 18,100 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 65-66 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 45 रुपीज का। और हमें लग रहा है कि मार्केट में जिस तरीके से लोअर साइड से आज रिकवरी बनी है, वापस ये कल के सेशन में भी थोड़ा एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए पुल बैक। और यहाँ पे इस ऑप्शन के टारगेट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 100 रुपए से 110 रुपए के। तो 18,100 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आज लास्ट के 1 घंटे में जिस तरीके से रिकवरी रिलायंस में बनी है, हमें लगता है कल भी कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है रिलायंस में। ऑलरेडी स्टॉक में करेक्शन हो चुका है, तो हम 2590 तक की अपसाइड रिलायंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के सेशन में आते हुए दिख सकती है, और जो कि निफ्टी को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। तो 2490 के स्टॉप लॉस से रिलायंस भी बाय करने की सलाह रहेगी 2590 के टारगेट के लिए। बहुत शुक्रिया राजेश जी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए बताने के लिए। यहाँ पर विकास जी आपके पास आएंगे और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तौर पर कौन सा स्टॉक आप देने वाले हैं आज? बिल्कुल स्वाति, जो मेरा आज का लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कि आज 228 के लेवल पे बंद हुआ है। एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ये भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है और करीबन 33 देशों में इसका प्रेजेंस है। बाकी हाल ही में जो सितंबर क्वार्टर के नतीजे आए बेहद दमदार थे। 122 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 58 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से 9 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अवेलेबल है, जो कि बहुत ही सस्ता है। और बाकी हाल ही में इस कंपनी ने QIP के जरिए कुछ 400 करोड़ रुपए जुटाए और वो QIP किया था 244-45 के लेवल पे, तो वहां से भी स्टॉक अभी नीचे है और उस QIP में अच्छे नामी गिरामी फंड्स ने निवेश किया है। तो ऑल इन ऑल ये स्टॉक मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर सकता है करंट लेवल से। तो इसमें यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 325 रुपए।
तो लंबी अवधि की खरीदारी फिलिप्स कार्बन ब्लैक में करने की सलाह विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए। तो आज के शो में बस इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।